नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स बायो ग्रुप दागा के प्रैक्टिस सेट के बारे में। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपने आज कितना स्कोर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एक षट्भुज में सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा। ठीक है, एक षट्भुज का मतलब क्या है कि जिसकी 6 भुजाएं होती हैं उसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। ठीक है, आपको बताना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है हमारा एक कि n-2 और इंटू 180। इससे हम लोग क्या करते हैं, n की जगह पर जितनी भुजाएं रखें वो रखेंगे और उससे आपका जो है अंतःकोणों का योग निकल आएगा। देखिए यहाँ रखा है षट्भुज का मतलब 6 भुजाएं होंगी। तो हम क्या करेंगे, n की जगह रखेंगे 6, तो लिखेंगे 6-2 और गुणा 180 कर देंगे। इसके बाद देखिए कितना बचा, हमारा बचा 4 और गुणा 180, तो हमारा कितना आ गया 18-72, मतलब 720 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 720 का मतलब वो ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए प्रैक्टिस नंबर 45 है और यदि आपने इससे पहले के प्रैक्टिस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, वहाँ से जाकर आप लोग और भी वीडियो देख सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या करें हमसे। एक आदमी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से अपने घर से डाकघर जाता है। वहाँ जाने में उसे 45 मिनट लगते हैं, तो उसके घर से डाकघर कितनी दूर है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, लिखा हुआ है कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, ये उसकी चाल रखी है। तो यहाँ लिख लेंगे स्पीड कितनी उसकी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी स्पीड रखी है। फिर कहा अपने घर से डाकघर जाता है, वहाँ जाने में 45 मिनट लगते हैं। आपको समय रखा कितना, 45 मिनट। यहाँ पर बात की गई किलोमीटर प्रति घंटा की, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समय बराबर कितना दिया है, 45 मिनट। इसका मतलब 45/60 कर लेंगे तो हमारा निकलेगा घंटा, क्योंकि 1 मिनट जो है उसमें 1/60 घंटा होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा /60, तो निकल के आ जाएगा 15×3=15 मतलब 3/4 घंटा। ये हमारा समय निकल के आ गया। हमें निकालना है कि उसके घर से डाकघर की दूरी कितनी है। दूरी निकालनी है, दूरी का मतलब डिस्टेंस क्या कितना हो जाएगी, दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। ठीक है, 4 गुणे समय। चाल हमारी कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणा समय कितना है 3/4 घंटा। काट लीजिए, देखिए 4×4 4×16 आ जाएगा, तो निकल के आ गया हमारा 4×3=12 किलोमीटर। तो देखिए निकल के आ गया है कि उसके घर से डाकघर कितनी दूर पर है, 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लिखा हुआ है 12 किलोमीटर। देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है एक आदमी के पास 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के कुछ नोट हैं जिसका कुल मान 480 रुपये है। प्रत्येक अंकित मूल्य वाले नोटों की संख्या समान है। ठीक है, प्रत्येक नोट की संख्या जो है समान है। पूछा गया है कि उसके पास कुल कितने नोट हैं। तो देखिए हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे, लिखा है प्रत्येक अंकित मूल्य वाले नोटों की संख्या समान है। ठीक है, नोटों की संख्या समान है तो मान लेंगे कि 1 रुपये वाले नोट x हैं, 5 रुपये वाले नोट भी x हैं और 10 रुपये वाले नोट भी हमारे x हैं। ठीक है, कि प्रत्येक प्रकार के नोट हमारे x हैं। तो देखिए अब देखिए रुपये कितने जाएंगे कि 1 रुपये के x नोट हैं तो इसका मतलब हुआ रुपये हो गए x, 1 गुणा x मतलब x। 5 रुपये के x नोट, इसका मतलब ये हो जाएंगे रुपये 5x, और 10 रुपये के x नोट है इसका मतलब हो जाएंगे 10x। इस प्रकार तीनों प्रकार के नोट निकला है हमारे। हमें यहाँ पर काम क्या करना है, लिखा है कुल नोट जो हैं उनका मान कितना है 480 रुपये। इसका मतलब है कि सबको जोड़ लीजिए और कर दीजिए बराबर 480 रुपये। ठीक है, इतना कर दीजिए। अब हल कर लीजिए, इसे कितना हो जाएगा, देखिए 1 5 6 6 और 10 कितना हुआ 16x। तो 16x हो गया 480। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, देखिए 16×3=48 होता है, तो x और 3 0। ठीक है, एक्स का मान हमारा आ गया है 23। हमसे पूछा गया उसके पास कुल कितने नोट हैं। उसके पास नोट एक्स 1 रुपये वाले एक्स हैं, 5 वाले एक्स हैं और 10 वाले एक्स हैं। ठीक है, तो एक्स प्रकार के 3 प्रकार मतलब उसके बाद नोट हैं। तो ये टोटल उसका कितने नोट है, टोटल नोट उसके बाद है 3x। समझिए आप लोग बात को, 3x उसका टोटल नोट है। तो 3 गुणा हम कर देंगे यहाँ पर 23, तो हमारा निकल गया है 90 नोट। ठीक है, उसके पास देखिए कितना कितना आया कि 1 रुपये के 30 नोट हैं, 5 रुपये के 30 नोट हैं और 10 रुपये के 30 नोट हैं। टोटल नोट कितने हुए 90। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 90। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या करें हमसे। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका महत्तम समापवर्तक 8 है, तदनुसार उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए इसे बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किस प्रकार से सवाल को लगाएंगे समझिएगा। देखिए जब बात में कह दिया गया है मासा 8 है, मासा 8 का मतलब क्या हो, मासा होता है दोनों में कॉमन। अनुपात रखा आपको, अनुपात रखा है 4:5 और कर रखा है कि मासा 8 है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में 8 कॉमन है। इसका मतलब 8 से गुणा इसमें कर लेंगे और 8 से गुणा इसमें कर लेंगे, तो आ गया 8 × 32 और 8 पंचे 40। ये हमारी दो संख्याएँ निकल के आ गई हैं। पूछा गया है तदनुसार उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब आपको इन दोनों का निकालना है मासा। ठीक है, तो देखिए मासा किस प्रकार लासा निकालना है, तो 32 और 40 का निकालेंगे। 8 × 32 8 पंचे 40, तो जाएगा 8 × 32 32 पंचे करना है तो कितना होगा 160। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आएगा 160। अगला प्रश्न देखिए,
ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर है, तो ए अनुपात बी क्या होगा। लिखा है ए का 2/3 भाग जो है वो बराबर है किसके, बी के 4/5 भाग के, ठीक है, इतना कह रखा है। तो पूछा गया ए अनुपात बी कितना होगा, तो देखिए बटे में लाएंगे बी हम, तो हो जाएगा ए अपान बी बराबर कितना हो जाएगा, 4/5 लिखा रहेगा, 3 ऊपर जाएगा तो जाएगा 3 और 2 नीचे आएगा, बटे 2 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से इतना हो गया है। देखिए 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया हमारा 6/5। हमसे पूछा गया ए अनुपात बी कितना होगा, तो हो जाएगा 6/5। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा 6/5। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या करा है। एक विक्रेता को 60 चीज़ें बेचकर 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है, तदनुसार उस विक्रेता के लाभ का परसेंट क्या होगा, ठीक है। कह रहा है कि जब 60 चीज़ें बेचता है तो उसे 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए 60 चीज़ें बेची, कोई भी चीज़ बेचते हैं होती है विक्रय मूल्य मतलब SP। हम देखिए इसे इस प्रकार से लगाएंगे, हम मान लेंगे हमारा SP जो है 60 रुपये, ठीक है। अगर SP उसका 60 रुपये होगा, कह रहा है 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ जो है प्रॉफिट वो कितना होगा, 15 के विक्रय मूल्य मतलब 15 के बराबर लाभ हो जाएगा। अब देखिए जब विक्रय मूल्य 60 रुपये है, 15 का लाभ हो रहा है, इसका CP कितना होगा, CP होगा 45 रुपये। पूछा गया है तदनुसार उस विक्रेता का लाभ परसेंट क्या होगा। लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य सूत्र होता है, तो लाभ है 15 बटे क्रय मूल्य कितना है 45 और गुणे 100, इतना कर लीजिए, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। 15 कन 15, 15 3 45 कितना आया 100/3। इसे हल करेंगे तो जाएगा 33 सही 1/3। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी वाले में देखा है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, यदि इन तीनों का औसत 20 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल क्या होगा। हम यहाँ क्या मानेंगे, हम मान लेंगे कि तीसरी वाली संख्या जो है, तीसरी संख्या जो है वो हम मान लेंगे अगर x, तो देखिए दूसरी संख्या जो है वो तीसरी की 3 गुनी है, तो दूसरी वाली संख्या जो होगी वो कितनी निकल के आ गई, वो है तीसरी की 3 गुनी, मतलब तीसरी जो है x, तो दूसरी वाली जाएगी 3x। अब देखिए पहली वाली कितनी होगी, तो वो समझ लीजिए। कह रहा है पहली संख्या जो है वो दूसरी की 2 गुनी है, पहली वाली जो है वो दूसरी की 2 गुनी, तो दूसरी 3x, तो पहले 6x हो जाएगी क्योंकि 2 गुनी है, तो हमारे पास तीनों संख्या निकल के आ गए हैं। अब देखिए क्या कह रहा है यदि उन तीनों का औसत 20 हो, अगर उन तीनों का औसत 20 हो, औसत का मतलब होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो मतलब x + 3x और प्लस का 6x/3 बराबर 20 आपको दे रखा है। हल करेंगे हो जाएगा 6 3 9 1 10, मतलब 10x/3 बराबर कितना होगा 20। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, निकल गया x बराबर 3 दूनी 6, x का मान निकल के हमारा कितना आ गया है 6 निकल के आ गया है। हमसे कहा गया है कि तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या देखिए कितनी हो गई, ये वाली पहली वाली है वो 6x है और आखिरी वाली है 3x, सिर्फ x है, तो देखिए योगफल कितना हो गया इसका 7x हो गया है। हमें 7x की वैल्यू निकालनी है, देखिए 7 गुणा x की वैल्यू हो गई 6, 7 से कितना हुआ 42। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 42, ठीक है। देखते हैं इसके बाद में अगला प्रश्न क्या करें हमसे, वो समझिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 भाग, फिर देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है 8 - 5 फिर से भाग लगा हुआ है, फिर लिखा है 4 - 2 फिर से भाग लगा हुआ है और हल करना है, ठीक है। बोर्ड मास लिखा हुआ है, किस प्रकार से हल करेंगे समझिए। पहले लिख लेंगे हम लोग 3, भाग का चिन्ह लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 8 से 5 का कितना बचेगा हमारा 3 लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर से भाग लगा देंगे, फिर से ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर देखिए 4 से 2 का कितना बचेगा 2 बचेगा, लिखेंगे 2, फिर से भाग लगाएंगे। अब कितना होगा इसे हल करेंगे, देखिए कितना होगा 13 दूनी करेंगे 26, 26 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 34, तो जाएगा 34/13, इतना हमारा निकल के आ गया है, ठीक है, इतना हो गया। और हल करेंगे कितना हो जाएगा देखिए 3, भाग लगाएंगे, ठीक है, भाग, फिर से लिखेंगे 3, फिर से भाग लगाएंगे, अब लिखेंगे 2, और देखिए भाग का चिन्ह लगाए, भाग की जगह पे कौन सा लगाएंगे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और भिन्न को पलट देंगे हो जाएगा 13/34, ठीक है। कितना होगा 13/34, ठीक है, 13/34 इतना हो गया हमारा। अब इसे हल करेंगे कितना होगा देखिए वो समझिएगा आप लोग। इसका देखिए क्या हो जाएगा 3, भाग लगा, और इसका देखिए 3 फिर से लिखेंगे, फिर से भाग लगाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा हमारा देखिए 2 से कट जाएगा 2 1 2, ये 34 था तो यहाँ आ जाएगा 17, समझिए बात को, तो हमारा हो जाएगा 13/17, इतना हो गया है। इसे हल करेंगे हो जाएगा देखिए 3, भाग लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3, अब देखिए भाग का चिन्ह लगा, यहाँ लगाएंगे गुणा का चिन्ह, और भिन्न को पलट देंगे हो जाएगी 17/13, इतना भी आप लोग समझ गए होंगे। अब कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 3 भाग, और ये हो जाएगा 17 51, 51/13, इतना हो गया है। अब इसे आपको और हल करना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 3, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे और भिन्न को पलट देंगे हो जाएगा 13/51। अब देखिए क्या करेंगे 3 से काटेंगे 3 1 3, ये हो जाएगा देखिए 3 1 3 बचे 2 321, तो हमारा आ गया है 13/17। आपको देखना है किस ऑप्शन में देखा है, ऑप्शन में देखिए सी में देखा है 13/17, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि श्याम की उम्र उसकी माता से
1/3 है वह अपनी बहन से 2 वर्ष बड़ा है, यदि उसकी बहन की उम्र 8 वर्ष है तो उसकी माता की उम्र क्या होगी। तो देखिए क्या निकालना है यहाँ पर है, श्याम की उम्र उसकी माता से 1/3 है। देखिए श्याम की उम्र कितनी है, ठीक है वो समझिएगा आप लोग। अगर उसकी माता की उम्र जो होगी x होगी तो श्याम की हो जाएगी x/3, ठीक है इतनी आएगी। श्याम की उम्र x/3 और माता की उम्र x है। अब कह रहा है कि वह अपनी बहन से 2 वर्ष बड़ा है। श्याम जो है बहन से 2 वर्ष बड़ा है और उसकी बहन की उम्र है 8 वर्ष। जब श्याम की बहन की उम्र 8 वर्ष है तो श्याम की उम्र जो हो जाएगी 2 वर्ष बड़ी है, 2 वर्ष मतलब बड़ा है श्याम, तो श्याम हो जाएगा 10 वर्ष का। इतना आप समझ होंगे कि श्याम की उम्र कितनी होगी, 10 वर्ष। अब आपको देखा है कि x/3 श्याम है, इधर 10 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि x/3 बराबर है 10 के। तो x का मान निकालेंगे, 10 × 3 आएगा, 10 × 3 कितना होगा, x = 30। हमसे पूछा गया है उसकी माता की उम्र कितनी होगी। माता की उम्र माने थे हमने x और x का मान निकल गया 30। इसका मतलब कि उसकी माता की उम्र होगी 30 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया इसका। अगला प्रश्न, 3:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का न्यूनकोण क्या होगा। आपको पहले घड़ी बनानी है और उसमें क्या बताना है, 3:20 मतलब 3 देखिए यहाँ पर होंगे और यहाँ पर 20 मिनट हो जाएंगे, तो इस प्रकार से है, ठीक है 3:20 हो गए हैं। आपको बताना है कितने इसका कोण बनता है। देखिए अब आप बताइए सिर्फ इतने बीच में कितने का कोण बनेगा। 3 से 4 के बीच मतलब 5 मिनट में हमारा बनता है 30 अंश का कोण, तो 30 से छोटा का ही बनेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका 20 अंश, ठीक है। तो ऐसे ही निकला है ये वाला 20 अंश। देखते हैं इसके बाद में अगला प्रश्न क्या करा है। आपके सामने रीजन का सवाल लिखा हुआ है, बताना इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5 से हम लोग किस पर आए, 9 पर आए, तो यहाँ प्लस का 4 कर दिया है। इसका देखिए 9 से आए 17 पर, तो प्लस का 8 क्या है, क्योंकि 9 और 17 होता है। फिर 17 से 33 पर आएंगे तो कितना करेंगे, देखिएगा 13 से 7 के 6 मतलब 16, पहले 4 जोड़ा फिर 8 फिर 16, तो इसका मतलब 32 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 32 प्लस करेंगे, देखिए कितना होगा, 3 2 5 और 3 3 6 65 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा 65। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, ADG और DHL, तो HM क्या आएगा आगे, ठीक है। तो समझिएगा पहले पंक्ति में लिखा है ADG, ए होता है 1 पर, डी होता है 4 पर, जी होता है 7 पर। तो क्या किया उन्होंने, प्लस का 3 कर दिया है यहाँ पर और प्लस का 3 यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। तो प्लस का 3 किया प्रत्येक में। फिर लिखा है हमारा DHL, डी होता है 4 पर, एच कितना होता है 8 होता है, एल 12 होता है। यहाँ क्या किया इन्होंने, सब में प्लस का 4 किया है, देखिए क्योंकि 4 4 8 8 4 12। अब क्या लिखा हुआ है HM, और आपको बताना आगे क्या आएगा, ठीक है। ये होता है कितने पर, 8 पर, और ये होता है 13 पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 8 में कितने जोड़े हैं इन्होंने, 13 आया, जोड़े हैं 5, 8 5 13, तो 13 में हम लोग 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 13 5 18, 18 पर क्या होता है R, ठीक है। तो R वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर क्या आएगा R आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग क्या लिखा हुआ है, वर्ग के रजिस्टर में नीरज का स्थान ऊपर में 18वां और नीचे से 6वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। नीरज का स्थान क्या है, ऊपर से कौन सा है, 18 नंबर, ठीक है। ऊपर से 18 नंबर कौन बैठा है, नीरज बैठा हुआ है, ठीक है। और नीचे से कितने बैठा है, 6ठे नंबर बैठा है। देखिए 18 और 6ठे नंबर मतलब इस प्रकार से बैठाया गया है, तो नीरज जो है तो मतलब कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18 और 6 को जोड़ कर देना है, ठीक है। कितना हुआ 24। लेकिन देखिए नीरज को डबल वाइज गिना गया, ऊपर से भी गिन लिया गया, नीचे से भी गिन लिया है, इसे 1 घटा लेंगे तो हमारा क्या आएगा 23। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये वाला करेक्ट होगा इसका 23। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग लिखा हुआ है, यदि किसी महीने की 7 तारीख को रविवार था तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। 7 तारीख क्या था, संडे, ठीक है, रविवार था। पूछा गया 27 तारीख को, तो देखिए 27 तारीख का मतलब क्या होगा, 27 से पहले आप 7 घटाएंगे, ठीक है। तो हमारा दिन निकल गया 20 दिन, ठीक है, ये 20 निकल गया दिन। हमें इसे 7 से भाग कर देना है, तो कितने बचेंगे हमारे 6 बचेंगे प्लस के, ठीक है, हमारे 6 बचे प्लस के। तो इसका मतलब संडे में हमें 6 जोड़ना है। संडे के 6 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो हिसाब लगाइए कि सोमवार मंगल बुध बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका शनिवार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 7 2 = 59 और 5 3 = 28, तो 8 1 = 7 9 और तो 5 4 का क्या होगा। देखिए 7 और फिर स्टार बना हुआ है और फिर लिया है 2 और किसका हो गया 5 9, समझिएगा। अगर हम 7 से 2 घटाएं तो कितना बचेगा 5, अगर हम 7 में 2 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 9। तो देखिए इसी प्रकार से देखेंगे 5 और 3 लिखा है, 5 3 बराबर लिखा है 28। अब देखिए अगर 5 से हम 2 3 घटाएं तो बचेंगे 2, 5 3 करेंगे तो आएगा 8। तो बस यही काम आपको यहाँ पर करना है। तो ये 5 4 लिखा हुआ आपका, ठीक है, कितना लिखा है 5 4। तो पहले आपको 5 से 4 घटाना है तो कितना बचेगा 1, फिर 5 4 जोड़ना हो जाएगा 9, तो कितना है 19। ऑप्शन नंबर देखिए बी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई हैं, इन चारों आकृतियों में से 3 आकृतियाँ किसी न किसी प्रकार एक जैसी हैं तथा एक अन्य आकृति अंतरिक्ष से भिन्न है। तो भिन्न आकृति को घेर देना आपको है।
आपके सामने आकृतियाँ बनी हुई हैं, आपको देखना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन में कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये डिब्बे गिने हम तो 1 2 3, इसमें 3 है, बकाया सभी में 2 यहाँ पर भी हैं, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आकृतियाँ उत्तर आकृतियाँ आपको दे रखी हैं। पहले वाले की तुलना आपको करना है तीसरे वाले से, और देखना क्या है कि ये वाला जो त्रिभुज था आपका वो उठ के आगे बढ़ गया। ठीक है, तो कितना बड़ा है हमारा, ये हमारा आगे बढ़ गया है, तो हमें क्या करना है, हमें इस वाले को ले जाना है इस पर, और ये वाला त्रिभुज हमारा इस पर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो किसमें ये वाला है, ऑप्शन नंबर ए वाले में देखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 52 के बाद कौन सा नंबर चलेगा हमारा, 53 नंबर। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इस वाले में यहाँ पर रखा है इन्होंने एक दर्पण, और इसे बिल्कुल पलट दिया है, पलटा हुआ है। तो आपको यहाँ पर रखना है दर्पण और इसे पलटना है, तो पलटने के बाद आपको पता क्या प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लैक वाले पॉइंट हमारे यहाँ पर आएंगे इस तरफ और बकाया बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 54 नंबर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या देखना है कि जो नंबर 1 पर था हमारा, जो नंबर 1 पर था वो हमारा नंबर 2 पर आ गया है। समझिएगा, नंबर 1 वाली चीज़ कहाँ पर आ गई, नंबर 2 पर आ गई है। तो आपको वही देखना है, क्या देखना है कि नंबर 1 पर ये वाला हमारा है, ये नंबर 2 पर आ जाएगा। किस में दे रखा है आपको, नंबर 2 पर। ऑप्शन नंबर देखिए बी वाला में देखा है नंबर 2 पर, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग, अगला लिखा हुआ है 55 नंबर में क्या कहा गया है। देखिए आपके सामने आकृतियाँ बनी हुई हैं, आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा पहली वाली आकृति को सी वाले से तुलना करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बना था इस प्रकार से, और वहाँ पर उन्होंने इस प्रकार से उल्टा कर दिया है। तो भैया आप क्या करना है, तो यहाँ पर आप उल्टा करेंगे तो इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, इसके सामने बिल्कुल, और ये वाला हमारा काला पॉइंट होगा, ये वाला। ठीक, अब देखिए क्या दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम हमारा ये होगा कि हमें देखना है कि ये वाला देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए, वाला पॉइंट देखिए कि ये वाला इस साइड से उठ के उस साइड में आ गया, रहा वैसा का वैसा है। तो ये वाला पॉइंट हमारा नीचे बढ़ जाएगा, रहेगा वैसा का वैसा है। ठीक है, तो देखिए पी साइड की बन रही मतलब ऊपर के लिए बन रहा है, और यहाँ ऊपर के लिए एक बिंदु रखा है। तो वही आपको देखना है किस में देखा है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर आपको ए में देखा होगा, ये पी बन रही है हमारे यहाँ पर, और ये बिंदु रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न हमसे क्या कर रहा है, समझिएगा अगले प्रश्न को। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे सामने, क्या लिखा है पढ़ते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसल से संबंधित है, ओणम, पोंगल, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, कि ओणम और पोंगल जो हैं वो लिखा है कौन सा त्यौहार फसल से संबंधित है। तो ओणम पोंगल जो है दोनों त्यौहार जो हैं ये फसल से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला करेक्ट हुआ। अगला पढ़ते हैं, लिखा हुआ है अजंता पेंटिस संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हैं, आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हड़प्पा काल, मौर्य काल, बौद्ध काल, या लिखा है गुप्त काल। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा हमारा डी वाला। ठीक है, गुप्त काल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, डी वाला, कि गुप्त काल संबंधित है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। कौन सा क्षेत्र अशोक के शासनकाल का हिस्सा नहीं है, कश्मीर, तक्षशिला, मद्रास, या कन्नौज। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास। ठीक है, मद्रास जो अशोक के शासनकाल का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। अगले प्रश्न में बात की गई हमारी है कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिकंदराबाद, चेन्नई, विजयवाड़ा, तिरुपति। तो आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर हमारे पास देखा है बी वाला, लिखा है क्या लिखा है, चेन्नई। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, और देखिए इसके बाद में देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है। ठीक है, वो भी समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न करा हमारा है कि मंदिरों का शहर नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि किसे जो है मंदिरों का शहर नाम से जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, हरिद्वार, वाराणसी, तिरुपति, सोमनाथ। ठीक है, तो आपको इसमें चूज करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्या लिखा है, वाराणसी। ठीक है, तो मंदिरों का शहर नाम से कौन जाता है, वाराणसी जाना जाती है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है भारत में वर्षा किस कारण से होती है, चक्रवात, मानसून, और दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है, तो दोनों से होती है। ठीक है, चक्रवात से भी होती है वर्षा और मानसून से भी होती है वर्षा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, शतघन्वा, वृहद्रथ, संप्रति, और शालीशुक। तो आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, बृहद्रथ। अगला प्रश्न लिखा है लाल रक्त कण कहाँ बनता है।
आपको बताना है। अस्थिमज्जा में, यकृत में, बड़ी आंत में या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थिमज्जा में। ठीक है, चाहे WBC हो या RBC हो, दोनों कहाँ बनती हैं? अस्थिमज्जा में। इसका देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिक ने, डोमैक ने, रोनाल्ड रास ने या हार्वे ने। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए वाला लिखा है, बेंटिक ने की थी। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिक ने की थी। अगला बस लिखा हुआ है कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तीनों होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, सी वाला हमारा होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको अंग्रेजी या दागा की प्रैक्टिस और चाहिए तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप हमारे सारी वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।